नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जो है अच्छे तरीका से कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आप लोग के लिए जो आज की जो नई प्रैक्टिस सेट हम लेकर हाजिर हैं, अब आप देख सकते हैं स्क्रीन पर किरण पब्लिकेशन के द्वारा जो है अभी हाल ही में कुछ बुकों को जो है प्रकाशित किया गया है, जो बिहार एसएससी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। तो उसमें से जो भी प्रश्न इंपॉर्टेंट हमको लगा है देखने के बाद उस प्रश्नों को मैं आप लोगों को आप लोगों की क्लास में करा रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, इससे बहुत बेनिफिट आप लोगों को मिलने वाला है। ठीक है, तो हम लोग 48 प्रश्न आप के लिए लाए हैं आज, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। सारे प्रश्नों को मैं आप लोगों को अच्छे तरीका से बताएंगे, जिससे आप लोगों को अच्छे तरीका से याद भी हो जाएगा। तो किरण पब्लिकेशन का बुक है, प्रैक्टिस सेट 1 है, जरूर आप लोग देखिएगा। ओके, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रश्न देखते हैं पहला। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जो पहला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। अच्छा सा ये प्रश्न है। तो जो विश्व पर्यावरण दिवस है ये 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। सी ऑप्शन सही हो रहा है। ओके, अब तो ये रहा बात कि पर्यावरण दिवस जो है ये 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, तो भैया 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है। उसका क्या नाम है? विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है। साथ ही साथ हम लोग जो भी विकल्प दिए गए हैं उसको भी ध्यान में रखेंगे, और यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं, तो इसलिए आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को जो है विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। और 22 जो अप्रैल बचा है, तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। याद हो गया होगा आप लोगों को। चलते हैं प्रश्न दूसरे पे। यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर प्रश्न को। यहाँ पे जो दूसरा प्रश्न करे कि पृथ्वी की कक्षा में स्थापित होने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था। तो जो पृथ्वी की कक्षा में स्थापित होने वाला जो पहला उपग्रह था उसका नाम स्पुतनिक 1 था। यहाँ पे देख सकते हैं बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है, स्पुतनिक 1 था। क्लियर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न को। यहाँ पे देख सकते हैं जो तीसरा नंबर प्रश्न है कि सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है। सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है, इस तरह का दिया गया है। यहाँ पे प्रश्न में बताया गया है सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है। तो ध्यान में आप लोग जरूर रखिएगा। सीएनजी का जो पूर्ण रूप है उसको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। सीएनजी का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। क्लियर, एक कई बार जो है परीक्षाओं में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ पे बता देते हैं। जो एलपीजी होते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग को बताते हैं एलपीजी, इसका पूर्ण रूप बहुत बार पूछा जाता है। तो इसका भी पूर्ण रूप आप लोग को बता देते हैं, लिक्विफाइड होता है। लास्ट में ईडी लगा होता है, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। क्या होगा? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है ये एलपीजी का विस्तृत रूप होता है। क्लियर, प्रश्न चलते हैं हम लोग चौथा नंबर पे। आप लोग से दोस्तों निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों मित्रों के पास है शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं चौथे नंबर प्रश्न पे। चौथा नंबर जो प्रश्न है कि थुम्बा में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना का प्रमुख कारण क्या था। थुम्बा, अब आपके दिमाग में आ गया होगा सर कि ये जो थुम्बा है ये कहाँ पे है, ये किस राज्य में है। तो थुम्बा जो है ये केरल में है। ये थुम्बा कहाँ पे है? तो ये केरल में है। तो केरल में पूछा गया है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान जो है ये केंद्र है, इसका स्थापना का प्रमुख कारण क्या था। तो इसका जो स्थापना का जो प्रमुख कारण था, यहाँ पे देख सकते हैं डी ऑप्शन को सही करेंगे। यह चुंबकीय भूमध्य रेखा पर स्थित है। जो थुम्बा है ये कहाँ पे स्थित है? तो चुंबकीय भूमध्य रेखा पर स्थित है। इसे ध्यान में जरूर रखिएगा। और विक्रम साराभाई जो अंतरिक्ष स्पेस सेंटर है ये कहाँ पे है? तो ये केरल में है। और एक बार जरूर आप लोग को बताते हैं, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में कि सतीश धवन स्पेस सेंटर ये कहाँ पे है। तो जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है ये श्रीहरिकोटा
मतलब कहाँ पे हुआ, तो आंध्र प्रदेश में होगा, एपी लिख देते हैं। श्री हरिकोटा कहाँ पे है, तो श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, इसे जरूर ध्यान में रखिएगा। और इसका नाम है सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्री हरिकोटा। क्लियर, आगे चलते हैं प्रश्न। यहाँ पे देख सकते हैं 5 नंबर प्रश्न को। यहाँ पे जो 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निर्जलीकरण से शरीर में निम्न की कमी हो जाती है। अगर निर्जलीकरण होता है तो शरीर में किस प्रकार की कमी हमको देखने को मिलती है। तो हम लोग सोडियम क्लोराइड हम लोग सही करेंगे। यहाँ पे जो डी ऑप्शन है ये सही होगा, क्योंकि निर्जलीकरण में शरीर में सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है। और सोडियम क्लोराइड का रासायनिक नाम यहाँ पे देखेंगे, सूत्र क्या होगा, तो NaCl हो जाएगा। क्या होगा, तो NaCl हो जाएगा। क्लियर, आगे चलते हैं प्रश्न। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। किरण पब्लिकेशन के द्वारा जो बुक प्रकाशित किया गया है उसमें ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सिलेक्ट किया गया है, आप सोच नहीं सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। 6 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहे हैं कि उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण क्या है। जो उच्च रक्तचाप होता है, प्रेशर जो ज्यादा होता है, उसका मुख्य रीजन क्या हो सकता है, तो जो हम लोग का मानसिक तनाव होता है, जो इसको हाइपरटेंशन के नाम से जानते हैं, जो हाई ब्लड प्रेशर होता है, उच्च रक्तचाप यहाँ पे जो दिया गया है, यही इसका मेन रीजन है, मानसिक तनाव होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा हम सोचते हैं, इसी के वजह से जो है ब्लड प्रेशर जो है हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। ठीक है, 7 जो प्रश्न देखिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका में मध्य से कौन सी देशांतर रेखा गुजरती है। मध्य के मतलब बीच से, यहां पर भी दे सकता है प्रश्न में बीच से। ठीक है, तो हम लोग इसको जो सही करेंगे, ए ऑप्शन को सही करेंगे। 100 डिग्री यहाँ पे जो वेस्ट देशांतर दिया है, यहाँ से जो है संयुक्त राज्य अमेरिका की देशांतर रेखा गुजरती है। कहाँ से, तो 100 डिग्री वेस्ट देशांतर से। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न 8 नंबर देखिए। यहाँ पे जो 8 नंबर प्रश्न है कि बालू डिब्बा बनने का कारण क्या होता है। तो बालू डिब्बा बनने का जो मुख्य कारण होता है वह पवन का कार्य होता है। यहाँ पे ए ऑप्शन को हम लोग सही करेंगे। ठीक है, बालू डिब्बा बनने का मुख्य कारण क्या है, तो पवन का कार्य है। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 9 नंबर पे। यहाँ पे जो 9 नंबर प्रश्न है कि कार्बन की मात्रा बढ़ा देने से स्टील की हार्डनेस पर क्या प्रभाव पड़ता है। बहुत अच्छा सा ये प्रश्न है और ये बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो इसकी जो हार्डनेस पर प्रभाव देखेंगे तो वह हार्डनेस का प्रभाव बढ़ जाता है। क्या होता है, तो हार्डनेस का प्रभाव बढ़ जाता है। प्रश्न चलते हैं हम लोग 10 नंबर पे। 10 नंबर प्रश्न है कि एयर कोल्डेड इंजन के लाभ निम्न में से क्या हो सकते हैं। जो एयर कोल्डेड इंजन होते हैं, ठीक है, तो इसका जो मुख्य लाभ है, ये हल्के होते हैं, इसमें लीकेज की कोई संभावना नहीं व्यक्त की जा सकती है, एंटी फ्रीजेज की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन सभी दिया गया है, तो हम लोग यहाँ पे सभी ऑप्शन को सही करेंगे। यहाँ पे जो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन, ये तीनों ऑप्शन जो है ये सही है। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न 11 नंबर जो प्रश्न है कि स्वेथिंग, यहाँ पे जो स्वेथिंग्स लिखा गया है, ये स्वेथिंग जो कप है इसका संबंध निम्न में से किस खेल से है। अच्छा सा प्रश्न है। तो स्वेथिंग कप का जो संबंध है ये टेबल टेनिस से हो जाएगा, इसे ध्यान में रखिएगा। अच्छा सा ये प्रश्न आ गया है, स्वेदलिंग कप होना चाहिए। स्वेदलिंग जो कप है, यहाँ पे माफ कीजिएगा, स्वेदलिंग कप का जो संबंध है ये टेबल टेनिस से है, इसे ध्यान में रखिएगा। और ये जो टेबल टेनिस जो खेल है इसका जन्मदाता किसे माना जाता है। टेबल टेनिस का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो इससे जो माना जाता है उनका नाम है इंग्लैंड। किस देश को, तो इंग्लैंड देश को माना जाता है। ओके, प्रश्न चलते हैं हम लोग 12। यहाँ पे जो 12 प्रश्न है कि एक अमेरिकी राष्ट्रपति के दौरे से निम्न में से कौन सा राजस्थान की गांव चर्चित हो गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति यहाँ पे आए थे, जिसके कारण राजस्थान में आए थे, और राजस्थान का वो एक गांव था जहाँ वो गांव जो था वह खूब फेमस हो गया था, वह चर्चित हो गया था। तो हम लोग सी ऑप्शन सही करेंगे, नायोला। कहाँ, किस गांव में आए थे, तो नायोला गांव में आए थे। ठीक है, अमेरिकी राष्ट्रपति। चलते हैं प्रश्न हम लोग 13 नंबर पे।
13 नंबर जो प्रश्न है कि किस ग्रह का अक्ष पृथ्वी के अक्ष के समान ही झुका हुआ है, कौन सा ग्रह है? तो उस ग्रह का नाम हो जाएगा मंगल। उस ग्रह का क्या नाम है? उस ग्रह का नाम हो जाएगा मंगल। ठीक है, ये कितना डिग्री झुका है? अक्ष का झुकाव कितना है? तो 23 डिग्री 27 अंश। ठीक है, 23 डिग्री 27, यहाँ पर माफ कीजिएगा 23 डिग्री 27 मिनट याद कीजिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर पे हम लोग 14 प्रश्न है कि मूत्र रोगों में यूरोट्रोपिन बनाई जाती है। मूत्र रोगों में यूरोट्रोपिन बनाई जाती है तो देखेंगे फॉर्मलडिहाइड के कारण बनाई जाती है। डी ऑप्शन हम लोग सही करेंगे। यहाँ पे जो फॉर्मलडिहाइड है ये यहाँ पे सही होगा, क्योंकि मूत्र रोगों में यूरोट्रोपिन बनाई जाती है फॉर्मलडिहाइड से। और मूत्र का जो रंग होता है किस हल्के पीले रंग का होता है और ये अम्लीय होता है। इसे ध्यान में रखिएगा, हल्के पीले रंग का होता है और ये कैसा होता है? अम्लीय होता है। ओके, इसे ध्यान में रखिएगा। और जो मूत्र का पीला रंग होता है इसमें किसके कारण पीला रंग होता है? तो यूरोक्रोम के कारण होता है। किसके कारण? तो यूरोक्रोम के कारण इसका रंग जो होता है पीला होता है और सबसे ज्यादा मात्रा में यूरिया इसके अंदर मौजूद रहता है। इसे भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ओके, और मूत्र स्राव की मूत्र जो स्राव है ये सबसे ज्यादा अगर बढ़ जाता है, बढ़ने का मेन रीजन क्या है, बढ़ता क्यों है और इसको क्या कहा जाता है? तो इसे ड्यूरेसिस कहा जाता है। ये भी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि मूत्र स्राव की मात्रा अगर बढ़ जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे ड्यूरेसिस कहा जाता है। प्रश्न चलते हैं 15। यहाँ पे देखिए 15 नंबर प्रश्न को। यहाँ पे जो 15 प्रश्न है कि शराब में उपस्थित होता है, शराब में उपस्थित होता है तो एथिल एल्कोहल उपस्थित होता है। ओके, प्रश्न देखिए 16 नंबर प्रश्न है कि सोना का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? तो सोना का जो रासायनिक प्रतीक होता है वह AU होता है। AU होता है। इसका लैटिन नाम भी जरूर आता है एग्जाम में, ओरम होता है। इसका लैटिन नाम क्या है? तो इसका लैटिन नाम ऑरम है, ऑरम है। ओके, आगे चलते हैं। प्रश्न देखिए 17। यहाँ पे जो 17 नंबर प्रश्न है कि कॉड लीवर तेल प्रचुर स्रोत है। कॉड लीवर जो यहाँ पे दिया गया है तेल प्रचुर स्रोत किसका हो जाएगा? यहाँ पे अच्छा सा ये प्रश्न आ गया तो विटामिन डी का हो जाएगा। किसका? तो विटामिन डी का हो जाएगा। प्रश्न देखिए 18 प्रश्न है कि भारत में प्रदूषक मापक सूचकांक यहाँ पे देखना पड़ेगा कौन सा होगा? तो BS हो जाएगा। यहाँ पे भारत में प्रदूषक मापक सूचकांक कौन सा है? तो BS है। ओके, आगे देखिए प्रश्न 19 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन बैटरी की क्षमता को व्यक्त करता है? तो जो बैटरी की क्षमता को व्यक्त करता है उसका नाम है एम्पियर घंटा, जो बैटरी की क्षमता को व्यक्त करता है। प्रश्न चलते हैं हम लोग 20 नंबर पे। 20 नंबर प्रश्न है कि AC परिपथ में धारा की दिशा, अगर AC दो तरह की जो है धारा होती है, एक AC करंट होता है, एक DC करंट होता है। ये दो तरह की करंटें होती है। तो जो AC करंट होती है, जो AC परिपथ में धारा जो है वह किस दिशा में बहती है, जाती है? तो वह पल पल में बदलती रहती है। जो AC करंट की जो धारा होती है वह पल पल में बदलती रहती है। प्रश्न चलते हैं 21 नंबर पे। 21 नंबर प्रश्न है कि कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। तो कलिंग पुरस्कार जो है यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। यहाँ पे डी ऑप्शन को हम लोग सही करेंगे। कलिंग पुरस्कार यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है और इस पुरस्कार की शुरुआत जो है 1952 ईस्वी में किया गया था। इस पुरस्कार की शुरुआत 1952 ईस्वी में किया गया था बिरजू पटनायक के द्वारा। किसके द्वारा? तो बिरजू पटनायक के द्वारा। और ये जो कलिंग पुरस्कार है ये यूनेस्को के द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है यूनेस्को के द्वारा? तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रश्न चलते हैं हम लोग 22 नंबर। देखिए 22 नंबर प्रश्न है कि मैक संख्या का संबंध किससे है? तो मैक संख्या का जो संबंध है वह वायुयान से, वायुयान से। किससे है? तो वायुयान से है। ओके, आगे देखिए प्रश्न जो प्रश्न 23 है कि हीमोग्लोबिन और क्रोमैटिन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज लवण कौन होते हैं? तो वह लोहा होता है। आवश्यक खनिज लवण कौन होते हैं? तो लोहा होता है। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न। अगला जो प्रश्न है 24 नंबर की भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब से शुरू की गई थी? तो भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली जो है
वह अप्रैल 1957 ईस्वी से शुरू किया गया था। और इसके जो जन्मदाता हैं वह कौन है, तो आर्यभट्ट थे। इसके जन्मदाता कौन थे दशमलव प्रणाली का, तो आर्यभट्ट थे। ये चीज ध्यान में आप लोग जरूर रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बताए हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग सोच नहीं सकते हैं। और किरण पब्लिकेशन के द्वारा तो आप लोग को बता ही दिया है कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है सेट किया गया है। 25 नंबर जो प्रश्न देखिए ध्यान से, कौन सा मोटर विद्युत सेविंग मशीन में उपयोग होता है। बहुत अच्छा सा प्रश्न है कि कौन सा मोटर जो है विद्युत सेविंग मशीन में उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन को हम लोग सही करेंगे, यूनिवर्सल मोटर को किया जाता है। कौन से मोटर को, यूनिवर्सल मोटर। आगे देखिए प्रश्न हम लोग चलते हैं 26 नंबर पे। 26 नंबर यहाँ पे जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी निष्क्रिय गैस है। तो निष्क्रिय गैस की बात करेगा तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही करेंगे। ऑर्गन जो हो जाएगा ये निष्क्रिय गैस है। ऑर्गन क्या है, एक निष्क्रिय गैस है। प्रश्न चलते हैं हम लोग 27 नंबर पे। 27 नंबर जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए धातुओं का ऊष्मा उपचार किया जाता है। किस उद्देश्य के लिए, तो उसके अंदर जो कुछ निश्चित गुण होते हैं उसको उत्पन्न करने के लिए धातुओं का कुछ निश्चित तरीका से ऊष्मा उपचार किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न। अगला जो प्रश्न है कि 28 नंबर की इंजन के अधिक गर्म होने का कारण क्या हो सकता है। इंजन अधिक गर्म हो जाता है क्यों, क्योंकि इंजन हो सकता है जाम हो जाए जिसके वजह से ज़्यादा गर्म हो जाएगा, फ्री इग्निशन हो सकता है, या वाल्व टाइमिंग गलत होना। वाल्व टाइमिंग गलत हो जाता है तब जाकर जो है इंजन अधिक गर्म हो जाता है। तो डी ऑप्शन हम लोग यहाँ पे सही करेंगे। क्लियर, तो ये सारे आप लोग को करने में बहुत अच्छा लग रहा होगा, देखने में भी अच्छा लग रहा होगा और बहुत कुछ आप लोग को इस वीडियो में सीखने को भी मिल रहा होगा। प्रश्न देखते हैं 29 नंबर के, डीआरडीओ द्वारा विकसित एक मिसाइल इनमें से कौन सा नहीं है। मतलब ये पूछा गया कि इनमें से डीआरडीओ के द्वारा कौन सा मिसाइल को लॉन्च नहीं किया गया है। तो ए ऑप्शन सही करेंगे हम लोग, शौर्य सही होगा। यहाँ पे क्या होगा, शौर्य। ठीक है, जो डीआरडीओ के द्वारा जो है इसका नहीं किया गया है, मतलब ये मिसाइल को लॉन्च नहीं किया गया है। आप लोग को बता देते हैं जो डीआरडीओ है इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 ईस्वी को हुआ था। 1 जनवरी 1958 ईस्वी का मतलब 1958 ईस्वी में हुआ था। इसका मोटो क्या था, तो इसका मोटो जो था बल का स्रोत विज्ञान था। डीआरडीओ का जो मुख्य मोटो क्या था, बल का स्रोत विज्ञान था। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है डीआरडीओ का, तो नई दिल्ली में है। ओके, आगे चलते हैं प्रश्न हम लोग 30 नंबर प्रश्न पे कि निम्नलिखित में से कौन सी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन करंट की उपस्थिति का ज्ञान होता है। तो हम लोग बी ऑप्शन सही करेंगे, उत्पन्न प्रभाव से। यहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्पन्न प्रभाव से। यहाँ पे माफ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है ये गलत हो गया है। यहाँ पे ये वाला नहीं होना चाहिए। यहाँ तो हम लोग पढ़े तो ये कहाँ से आ गया। करंट की उपस्थिति का ज्ञान होता है, यहाँ पे करंट की उपस्थिति का ज्ञान होता है उत्पन्न प्रभावों से होता है। कहाँ से, तो उत्पन्न प्रभावों से होता है। चलते हैं प्रश्न 31 नंबर पे। 31 नंबर प्रश्न है कि यहाँ पे ब्लैंक से दिया गया है कि क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है। किस क्षेत्र में, तो साहित्य के क्षेत्र में मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है। किस क्षेत्र में, तो साहित्य के क्षेत्र में। और जो मूर्ति देवी पुरस्कार है ये, ठीक है। आगे चलते हैं प्रश्न हम लोग देखिए, यहाँ पे जो प्रश्न है कि निम्न में से किस पर बैटरी की क्षमता निर्भर करती है। तो जो बैटरी की जो क्षमता है वह डिस्चार्ज की दर पर निर्भर करती है। किस पर, तो डिस्चार्ज की दर पर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न अगला है कि निम्न में से कौन सा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। तो वो यहाँ पे सूर्य हो जाएगा, पवन और भूतापीय ऊर्जा। तीनों विकल्प सही होंगे। यहाँ पे डी ऑप्शन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सही करेंगे। आगे देखिए प्रश्न जो 34 है कि लौंग की खेती होती है। लौंग की जो खेती होती है वह केरल में होती है। लवंग जो है इसकी खेती कहाँ पे होती है, तो केरल में होती है। प्रश्न देखिए 35 नंबर प्रश्न है कि मछली का लीवर जो तेल होता है वह भरपूर होता है विटामिन डी से। किससे होता है, तो विटामिन ए और डी दोनों होता है। इसे ध्यान में रखिएगा, कभी कभी प्रश्न में ए भी देता है और डी भी देता है। तो जो मछली की जो लीवर होती है
वह तेल से भरपूर होता है, विटामिन ए और विटामिन डी दोनों से होता है। इसे ध्यान में जरूर रखिएगा। और विटामिन जो सी है ये नींबू, संतरा, नारंगी में सबसे ज्यादा भरपूर मात्रा में पाया जाता है। B1 क्या होता है? तो B1 जो है मूंगफली, इसके बाद सूखा मिर्च इसमें होता है सबसे ज्यादा, और ये तो पता है दूध पत्ती वाली जो सब्जियां होती है उसमें होता है। प्रश्न देखते हैं 36 नंबर जो प्रश्न है कि स्टील या आयरन वस्तुओं के ऊपर जिंक की पतली परत को क्या कहते हैं? तो इसके जो पतली उसी तल पर होता है, उस परत को क्या कहते हैं? तो वह उसी तल पर होता है। ठीक है दोस्तों, क्या करें कि स्टील या आयरन वस्तुओं, यहाँ पे माफ कीजिएगा, यहाँ पे कुछ ये यहाँ पे गलत हो गया, ये प्रश्न यहाँ पे जो विकल्प दिया गया है ये गलत लिखा गया है, टाइप गलत हो गया है। स्टील या आयरन वस्तुओं के ऊपर जिंक वाली परत को क्या कहा जाता है? गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। इसे ध्यान में रखिएगा। आप लोग को इसका आंसर बता देते हैं जिसे याद हो जाएगा आप लोगों को। गैल्वेनाइजिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गैल्वेनाइजिंग कहा जाता है। प्रश्न चलते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए 37 नंबर है कि जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है, जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है, ये भी देखिए उसका विकल्प यहाँ पे आ गया और उसका विकल्प यहाँ पे आ गया, उल्टा हो गया है। तो जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो वह क्या होता है? वह कुछ ऊपर उठा हुआ उठता है, वह कुछ ऊपर उठता है। क्या होता है? वह कुछ ऊपर उठता है। ये इसका आंसर होगा। ओके, आगे चलते हैं। प्रश्न 38 देखिए। 38 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से आयरन पर जंग लगने के कौन से कारण हो सकते हैं? तो आयरन पर जो जंग लगने का कारण जो हो सकता है, ऑक्सीडेशन हो सकता है, ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया। पहला और तीसरा तीनों विकल्प सही होगा। डी ऑप्शन हो रहा है यहाँ पे सही, तो ये सही होगा। प्रश्न देखिए अगला 39 प्रश्न है कि 1 जूल बराबर होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 10 के पावर 3 होगा, 10 के पावर 5 है, 10 के पावर 7 और 10 के पावर 11 है। तो 1 जूल जो होते हैं 10 के पावर 7 अर्ग के बराबर होते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। आगे देखिए प्रश्न 40 नंबर जो प्रश्न है कि 1 बाइट कितने बीट के बराबर होता है? 1 बाइट जो है ये कितने बीट के बराबर होता है? तो ये 8 बीट के बराबर होता है। कितने बीट के? तो 8 बीट के। प्रश्न चलते हैं 41 प्रश्न है कि लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है क्यों? क्योंकि ये जो है यहाँ पे कैपिलरी क्रिया के कारण, किस क्रिया के कारण? तो कैपिलरी क्रिया के कारण लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है। आगे देखिए प्रश्न 42 है श्रीहरिकोटा स्थित है। तो श्रीहरिकोटा कहाँ पे है? किस यहाँ पे देखेंगे नहीं है, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो डी ऑप्शन सही होगा। 43 देखिए प्रश्न दोस्तों कि IFSC जो है इसका संक्षिप्त रूप क्या हो जाएगा? तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। बी ऑप्शन जो होगा सही होगा। आगे देखिए प्रश्न 44 नंबर यहाँ पे जो प्रश्न है देख सकते हैं कि OTC दवा जो क्रोसिन है ये किस प्रकार की दवा है? ये जो दवा है दर्दनाशक और ज्वारनाशक है। कौन सी दवा है? तो दर्दनाशक और ज्वारनाशक हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न 45 है कि डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। तो डायलिसिस का जो प्रयोग है यह गुर्दे का कार्य करने के लिए, डायलिसिस का प्रयोग गुर्दे का कार्य करने के लिए किया जाता है। प्रश्न देखिए यहाँ पे जो 46 प्रश्न है कि बायोस का क्या कार्य है? बायोस का कार्य है वह सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जों को प्रारंभ करना, सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जों को प्रारंभ करना। आगे देखिए प्रश्न है 47, यहाँ पे ब्लैंक्स दिया गया है कि विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है सबसे ज्यादा? तो कॉड लिवर तेल, मतलब मछली का तेल जो है सबसे अच्छा, सबसे ज्यादा होता है किसमें? तो कॉड लिवर तेल जो मछली का तेल होता है। और 48 नंबर प्रश्न है कि लिमरिक क्या है? अच्छा सा प्रश्न है, लिमरिक क्या है? तो लिमरिक जो है ज्यादातर 5 लाइनों की कविता का एक रूप होता है जिसको लिमरिक के नाम से जानते हैं। बहुत अच्छा सा प्रश्न था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों को कराए हैं आज हम लोग। ठीक है, तो आप लोग इसे शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग अच्छे होंगे तो स्वस्थ होंगे। तो हम लोग डेली इस चैनल पर दोस्तों बिहार एसएससी एग्जाम से रिलेटेड डेली प्रैक्टिस प्रश्नों को कर रहे हैं। बहुत सारी बुकों का निचोड़ हम लोग प्रश्नों को कर रहे हैं और बहुत सारी बुकों के द्वारा ही जो प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं उसको हम लोग कर रहे हैं। तो किरण पब्लिकेशन के द्वारा अभी कुछ दिनों में एक नए बुक को प्रकाशित किया गया है, तो उसी से रिलेटेड हम लोग
इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आज की लेक्चर में करने वाले हैं, क्योंकि किरण पब्लिकेशन के द्वारा जो एग्जाम में प्रश्न जो है अधिकतर बनेंगे, ये संभावनाएं बढ़ती जा रही है। तो आप लोग किरण पब्लिकेशन के बुक से रिवाइज कीजिए, और हम आप लोग को इस चैनल पर किरण पब्लिकेशन के बुक के जितने भी प्रैक्टिस सेट बने हैं प्रीवियस ईयर के और अभी जो है, उसको मैं आप लोग को इस सारे जो वीडियो मिलेंगे आप लोग को मैं कराने वाला हूं। तो आप लोग जरूर देखिएगा, पूरा लेक्चर को देखने का प्रयास कीजिएगा। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को। यहां पे देख सकते हैं जो पहला प्रश्न है कि पेट्रोल की आग को बुझाने के लिए जल को उपयुक्त क्यों नहीं माना जाता है। जो पेट्रोल से आग लग जाता है तो हम लोग वहां पे पानी का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं, इसका मेन रीजन क्या होता है। तो अगर देखें तो यहाँ पे हम लोग डी ऑप्शन को सही करेंगे। जल भारी होने के कारण पेट्रोल के नीचे चला जाता है और पेट्रोल का वायु मतलब हवा से संपर्क बना रहता है, जिससे वह जलता रहता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है। तो आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों को कराने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके, जितना आप लोगों के पास जो भी ग्रुप सारे होंगे उसमें आप लोग जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आइए प्रश्न चलते हैं दूसरे नंबर पे। यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सा प्रश्न आ गया दूसरा नंबर कि दूध क्या है। दूध क्या है? पायस है, निलंबन है, फेन है और जेल है। तो यहाँ पे देखेंगे दूध जो हो जाएगा एक प्रकार का पायस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूध जो है एक प्रकार का पायस है। ओके, आगे देखिए प्रश्न तीसरा। यहाँ पे जो तीसरा प्रश्न है कि अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य कौन सा है। अस्थियों जो हड्डियां हैं और जो दांत हैं, इसमें मौजूद जो रासायनिक द्रव्य है वह कौन सा है। तो कैल्शियम फॉस्फेट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तो कैल्शियम फॉस्फेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसे ध्यान में जरूर रखिएगा। और आप लोगों का कुछ ही दिनों में एग्जाम होने वाला है, तो इस समय प्रैक्टिस है जितना करिए आप लोग। चौथा प्रश्न देख सकते हैं कि सामाजिक वानिकी क्या है। सामाजिक वानिकी ये क्या है? तो ये जो सामाजिक वानिकी है दोस्तों, ये सरकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधे को उगाना और उसकी व्यवस्था करना या उसकी व्यवस्था को बनाए रखना, यही जो है एक प्रकार की सामाजिक वानिकी है। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे तो डी ऑप्शन सही होगा। और पूछा जाता है या कहीं भी यह प्रश्न आ सकता है कि सामाजिक वानिकी क्या है। तो ये जो सरकारी स्वामित्व वाली भूमि होती है उस पर पौधे को उगाना और उसको अच्छी तरह से देखरेख करना, उसकी व्यवस्था को अच्छी तरह से बनाना, वही सामाजिक वानिकी होता है। क्लियर? चलते हैं प्रश्न हम लोग देखते हैं 5 नंबर पे। यहाँ पे देख सकते हैं जो 5 नंबर जो प्रश्न आया है और यह कह रहा है कि निम्न में से कौन सा किसी पारिस्थितिकी तंत्र में एक दिशीय प्रवाह दर्शाता है। मतलब जो पारिस्थितिकी तंत्र है जो हमारे वायुमंडल में, जिसकी वजह से आज हम लोग जिंदा है, जीवित है, तो उसका जो एक दिशीय प्रवाह होता है वह किस चीज को दर्शाता है, किसको दर्शाता है। तो वह जो है वह एनर्जी को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? तो वह ऊर्जा को दर्शाता है, ठीक है। तो ध्यान में जरूर रखिएगा। प्रश्न चलते हैं हम लोग एक यहाँ पे जो 6 नंबर प्रश्न है। 6 नंबर जो प्रश्न देखिए कह रहे हैं कि पेयजल में, मतलब पेयजल के मतलब होता है पीने वाले जल में, कॉपर का अधिकतम अनुमत सांद्रण यहाँ पे दिया है मैग्नीशियम पर लीटर mg पर लीटर में होना चाहिए। मतलब कितना होना चाहिए? तो 0.05 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? तो 0.05 होना चाहिए। जो हम लोग का पीने वाला जल है उसमें कॉपर की अधिकतम मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो 0.05 होना चाहिए। इसे ध्यान में जरूर रखिएगा आप लोग। चलते हैं प्रश्न यहाँ पे देखिए 7 नंबर पे। यहाँ पे जो 7 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन, जिसको अर्थ समिति के नाम से जानते हैं, ये कहाँ पे हुआ था? अच्छा सा प्रश्न है। पृथ्वी सम्मेलन ये जो है रियो डी जेनेरो में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? रियो डी जेनेरो में हुआ था, ठीक है। तो डी ऑप्शन हम लोग सही करेंगे। प्रश्न चलते हैं हम लोग 8 नंबर प्रश्न पे। यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न जो 8 है कि पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था। पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेंसिलिन का आविष्कार किया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेंसिलिन का आविष्कार किया गया था। ओके, प्रश्न चलते हैं 9 पे। यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न 9 है कि निम्न में से
किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं। ये जो यहाँ पे दिया है सिक्का का नाम दिया है और सिक्का के बाद दिया है संगीत के प्रति उनका प्रेम। ये इसमें से जो दिया गया है मौर्य के, नंदों के, गुप्तों के और चोलों के, किसके प्रति दर्शाया जाता है इस प्रेम को। तो यहाँ पे देखेंगे तो सी ऑप्शन सही होगा, गुप्तों के प्रति। किसके प्रति? गुप्तों के प्रति संगीत जो है संगीत का प्रेम को दर्शाते हैं। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न 10 नंबर। यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न देख सकते हैं कि विंबलडन 2011 महिला एकल खिताब निम्न में से किसने जीता था। अच्छा सा प्रश्न है ये। तो किसने जीता था तो ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे प्रश्न जो है 10 का पेंट्रा किटोवा, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो रहा है। पेंट्रा किटोवा जो है इनको विंबलडन 2011 महिला एकल खिताब जो है इनको मिला था, इन्होंने जीता था, पेंट्रा किटोवा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न 11 पे। 11 नंबर प्रश्न देखिए, अच्छा सा ये प्रश्न आ गया है 11। कह रहा है प्रश्न की योजना आयोग के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार तेंदुलकर समिति द्वारा, कौन सा समिति के द्वारा? तो तेंदुलकर समिति के द्वारा सुझाए गए सूत्र पर आधारित गरीबी रेखा जो है 2009 से 10 में घटकर कितनी रह गई थी। अच्छा सा प्रश्न है, तेंदुलकर समिति के द्वारा यह सुझाव पूछा जा रहा है। अच्छा सा प्रश्न है, कितना रह गया था? तो यहाँ पे अगर बात करें जो ऑप्शन यहाँ पे जो सही होगा दोस्तों इसके बारे में, तो 32% रह गया था। कितना रह गया था? तो 32% रह गया था। ठीक है, घटकर कितना रह गया था? 32% रह गया था। आगे देखिए प्रश्न 12। यहाँ पे जो 12 नंबर जो प्रश्न करा है कि ONGC, OIC, NTPC तथा SAIL के बाद जिस नवरत्न PSU को महारत्न का दर्जा दिया गया वह कौन सा है। अच्छा सा प्रश्न है, बहुत अच्छा सा प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट सा ये प्रश्न है। ठीक है, तो इसे जरूर ध्यान में रखिएगा। ONGC, OIC, NTPC और SAIL के बाद जिस नवरत्न को PSU को महारत्न का दर्जा दिया गया था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम जो था कोल इंडिया LTD मतलब लिमिटेड हो जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही हो रहा है। आगे देखिए प्रश्न 13 जो है कि जनगणना 2011 के अनुसार देश में सबसे अधिक घनत्व वाला जो यहाँ पे देखेंगे कौन सा हो जाएगा, किसने दर्जा दिया गया, किसने दर्जा दिया गया? तो दिल्ली को दिया गया है। किसको दिया गया है? जनगणना 2011 के अनुसार तो दिल्ली को जो है अधिक जनसंख्या घनत्व वाला दर्जा दिया गया है। प्रश्न चलते हैं हम लोग 14 नंबर देखिए। 14 नंबर प्रश्न है कि 9 जून 2011 को भारत ने उड़ान का सफल परीक्षण किया था। अच्छा सा प्रश्न है, कौन सा? तो पृथ्वी द्वितीय को उड़ाना गया था। कौन सा? पृथ्वी 2 को। ओके, आगे देखिए 15 नंबर प्रश्नों को, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया था, किस तिथि को बना था? इसमें डेट को बताना है, तो उस डेट का नाम हो जाएगा 1 अप्रैल 2010। याद करिएगा, बहुत अच्छा सा प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड प्रश्न है। तो शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया था 1 अप्रैल 2010 को। चलते हैं प्रश्न देखिए 16 प्रश्न है कि आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन, आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्न में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? अच्छा सा प्रश्न, बहुत अच्छा सा प्रश्न है। किराया को शामिल किया जाता है, मिश्रित आय को भी शामिल किया जाता है, अवितरित लाभ होता है इसको भी शामिल किया जाता है, लेकिन पेंशन जो दिया जाता है उसको शामिल इसके अंदर नहीं किया जाता है। तो नहीं ही पूछा गया है, इसलिए सी ऑप्शन हम लोग यहाँ पे टिक करेंगे। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे जो 17 है कि कराधान जो है एक प्रकार का उपकरण है, किसका उपकरण है? तो राजकोषीय नीति का, कराधान जो हो जाएगा ये राजकोषीय नीति का एक उपकरण है। ओके, प्रश्न यहाँ पे जो 17 है इसका बी ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए प्रश्न 18 प्रश्न है कि वैश्वीकरण का क्या अर्थ हो सकता है। अच्छा सा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न आ गया है कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या हो सकता है। तो वैश्वीकरण का अगर अर्थ की बात करें तो ये जो वैश्वीकरण है ये घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण को करता है। कहाँ पे? तो घरेलू अर्थव्यवस्था को
वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण करता है, उसी को हम वैश्वीकरण के नाम से जानते हैं। तो सी ऑप्शन हम लोग यहाँ पे टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए ये प्रश्न हम लोग आते हैं 19 नंबर पर, और आप लोग से रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके आप लोग इसे शेयर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, इससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है। 19 नंबर प्रश्न है कि भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो चेन्नई या मद्रास कह सकते हैं। ठीक है, भारत का कृत्रिम बंदरगाह कहाँ पे है? तो चेन्नई में हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं प्रश्न 20 नंबर। यहाँ पे देख लीजिए 20 नंबर है कि नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? तो स्वीडन के द्वारा। राइट आंसर यहाँ पे जो डी है ये सही होगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न हम लोग 21 नंबर पे। 21 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा प्रस्ताव संघीय बजट से संबंधित है? किससे? संघीय बजट से संबंधित है, एक प्रस्ताव दिया गया है। उस प्रस्ताव का क्या नाम है? तो उस प्रस्ताव का नाम हो जाएगा कटौती। ध्यान रखिएगा आप लोग, सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। संघीय बजट से संबंधित उस प्रस्ताव का क्या नाम है? तो कटौती हो जाएगा। ओके, प्रश्न चलते हैं 22 नंबर पे। 22 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहे कि भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए थे? अच्छा सा प्रश्न है। तो आयरलैंड से लिए गए थे। राज्य के जो हम लोग का जो भारत का संविधान है और इसके जो राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत है ये आयरलैंड के सिद्धांत से, आयरलैंड के संविधान से लिए गए थे। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न 23 है। 23 प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुसार एक संपत्ति का अधिकार है किसका? तो एक वैधिक अधिकार हो जाएगा। संपत्ति का अधिकार क्या है? एक वैधिक अधिकार है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जो 23 ऑप्शन जो है इसका हम लोग सी ऑप्शन को क्या करेंगे? सही करेंगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को करा रहे हैं, आप लोग इसे जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ठीक है, चलते हैं प्रश्न हम लोग आते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। 24 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहे हैं कि लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? लोकतंत्र की जो सफलता है किस पर निर्भर करती है? तो ये जो निर्भर करती है निजी स्वतंत्रता के अधिकार पर निर्भर करती है। किस पर? तो निजी स्वतंत्रता के अधिकार पर लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। यहाँ पे 25 प्रश्न है कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। 26 प्रश्न देखिए, 26 नंबर जो प्रश्न है कि 1937 ईस्वी में कांग्रेस ने मंत्रिमंडल बनाए थे कितने राज्यों को मिलाकर? 1937 में कांग्रेस ने मंत्रिमंडल को तैयार किया था, तो 7 राज्यों को मिलाकर। कितने राज्यों को? तो 7 राज्यों को मिलाकर। प्रश्न चलते हैं 27 नंबर। 27 प्रश्न है कि कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो कलिंग युद्ध जो है ये 261 BC मतलब पहले हुआ था, 261 में। ठीक है, ए ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए प्रश्न 28 प्रश्न है कि अकाल तख्त का निर्माण किया था। अकाल तख्त का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो गुरु हरगोबिंद ने के। किसके द्वारा? गुरु हरगोबिंद ने ये जो है अकाल तख्त के निर्माण किए थे। ओके, क्लियर हो रहे होंगे प्रश्न, और आपको साथ ही साथ मेरे साथ ये प्रश्न जो है आपको याद होते होंगे। आगे देखिए प्रश्न जो 29 नंबर है कि अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रीजेंट कौन था? रीजेंट कौन था? अच्छा सा प्रश्न है। तो बैरम खान था। कौन था उनका रीजेंट? तो बैरम खान था। आगे देखिए प्रश्न जो 30 नंबर है कि दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो ये जो थे नसरुद्दीन होना चाहिए, नसरुद्दीन जो है इनके प्रधानमंत्री थे। किसके? तो नसरुद्दीन के। आगे देखिए प्रश्न जो 31 नंबर है कि निम्न में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है? भूरा कोयला किसको कहा जाता है? तो भूरा कोयला का अगर बात करें तो लिग्नाइट को भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। किसको? तो लिग्नाइट को। आगे देखिए प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पे है? तो विक्रम देखिए पीछे के लेक्चर में हमने विक्रम साराभाई जो स्पेस सेंटर है इसके बारे में आप लोग को अच्छे तरीका से बताए थे। तो त्रिवेंद्रपुरम में हो जाएगा। कहाँ पे? त्रिवेंद्रपुरम में हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 33 नंबर जो प्रश्न है कि पर्ल सिटी किसे कहा जाता है? पर्ल सिटी अच्छा सा प्रश्न है। पर्ल सिटी टूटी कोरिन को कहा जाता है। किसको? टूटी कोरिन को कहा जाता है।
आगे देखिए प्रश्न 34 है, मध्य प्रदेश विशालतम उत्पादक है, मतलब मध्य प्रदेश जो है सबसे ज्यादा किसका उत्पादन करता है? तो ये सबसे ज्यादा तिलहन का उत्पादन करता है। ध्यान में रखिएगा, मध्य प्रदेश जो है सबसे ज्यादा तिलहन का उत्पादन करता है। 35 नंबर प्रश्न है कि हमारे सौरमंडल में कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो ये जो ग्रह का नाम हो जाएगा शुक्र हो जाएगा। पृथ्वी जितना बड़ा कौन सा ग्रह हो जाएगा? तो शुक्र ग्रह हो जाएगा। 36 देखिए प्रश्न, 36 प्रश्न है कि प्याज में खाद्य भाग होता है, मतलब प्याज का हम लोग कौन सा भाग खाते हैं? तो पत्ता को खाते हैं। कौन सा भाग खाते हैं? तो पत्ता को खाते हैं। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न 37 प्रश्न है कि कुकुरमुत्ता जिसको मशरूम कहते हैं, इसकी खेती के लिए उपयुक्त नहीं होती है। तो इसकी खेती के लिए जो सस्य रोगों के जैविक नियंत्रण होते हैं, ये इसके लिए उपयुक्त खेती नहीं मानी जाती है। नहीं पूछा गया है तो इसलिए ये नहीं होगा, बी ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए प्रश्न, यहाँ पे जो 38 प्रश्न है 38 की मधुमक्खी में पुंगधुप जिसको ड्रोन कहते हैं, ये होते हैं किस में होते हैं? जो पुंगधुप होते हैं नर में कि मादा में होते हैं? तो यहाँ पे देखेंगे जो जनन क्षम नर होते हैं उनके अंदर पुंगधुप ड्रोन होते हैं। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न, यहाँ पे आते हैं 39 नंबर। 39 नंबर जो प्रश्न है कि किस उत्तक के नख, खुर और सींग बने होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है ये दोस्तों। किस उत्तक के नख होता है, खुर होता है और सींग बने होते हैं? तो उस उत्तक का नाम हो जाएगा कीरेटिन। कौन सा उत्तक का? तो उस उत्तक का नाम हो जाएगा कीरेटिन, जिसका नख, खुर और सींग बने होते हैं। आगे देखिए प्रश्न, यहाँ पे जो 40 नंबर प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है किसके अंदर? तो कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है। प्रश्न चलते हैं 41 प्रश्न है कि पुरुषों में पुरुष तत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी होता है? तो जो XY होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। पुरुषों में पुरुष तत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन जरूरी है? तो वह है XY है। आगे देखिए प्रश्न, यहाँ पे जो 42 प्रश्न है कि न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? तो न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। कौन सा नियम कहते हैं? जड़त्व का नियम। और न्यूटन ने 3 नियम को प्रतिपादन किए थे। आगे देखिए प्रश्न, यहाँ पे जो 43 नंबर प्रश्न है कि यदि हम किसी पात्र के तल पर द्रव के दाब का गणना करना चाहते हैं तो उसे निर्धारित करने के लिए कौन सी मात्रा अपेक्षित नहीं है? तो बात करेंगे, मात्रा पूछा गया है मतलब, तो यहाँ पे कौन सा नहीं है? तो जो पात्र के तल के पृष्ठ का क्षेत्रफल है ये इससे नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। आगे देखिए प्रश्न 44 नंबर, यहाँ पे देखिए प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट सा ये प्रश्न है। 44 प्रश्न है कि शीतकाल में, जैसे अभी ठंडा का मौसम है तो उसी को शीत ऋतु बोला जाता है या शीतकाल बोला जाता है। हैंडपंप का पानी गर्म होता है, क्यों होता है? जैसे हैंडपंप हो गया जिससे हम लोग कल चलाते हैं, या कुछ भी चीज होता है जो पानी निकलता है जमीन के अंदर से, तो इसका मेन रीजन क्या होता है कि शीत ऋतु में पानी उसका गर्म होता है? इसका मेन रीजन है दोस्तों कि पृथ्वी के भीतर तापमान जो है वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। पृथ्वी के भीतर का जो टेम्परेचर होता है वह वायुमंडल के टेम्परेचर से अधिक होता है, इसलिए शीतकाल में जो हैंड पंप होते हैं या कल हो गया उससे पानी गर्म निकलता है। समझ में आ गया? प्रश्न चलते हैं हम लोग 45 नंबर पे। 45 नंबर प्रश्न है कि पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहराई दिखाई देने का कारण उसका क्या हो सकता है? तो उसका अपवर्तन, जो प्रकाश का अपवर्तन होता है उसी की वजह से पानी की जो टंकी है ऊपर से देखने पर उसके अंदर गहराई जो है कम दिखाई देता है। 46 नंबर प्रश्न है कि अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? तो जो होते हैं वह माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? तो उसे माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। 47 नंबर प्रश्न देखिए ध्यान से, कर है कि सारणियों को परिभाषित करने की प्रक्रिया वह को क्या कहते हैं? अच्छा सा प्रश्न है। तो उस प्रक्रिया को दंत परिभाषा, जिसको डाटा डेफिनेशन के नाम से जानते हैं, उसे दंत परिभाषा कहते हैं। ठीक है। और 48 प्रश्न है कि नैफ्थलीन का मुख्य स्रोत क्या हो सकता है? तो नैफ्थलीन का मुख्य स्रोत कोल्टार हो सकता है। क्या हो सकता है? तो कोल्टार हो सकता है। तो 48 प्रश्न लिए थे आज की क्लास में, बहुत इंपॉर्टेंट। कैसे लगे होंगे आप लोगों को ये प्रश्न जरूर कमेंट करके बताइएगा, और जितना हो सके आप लोग शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ जो बिहार एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाय बाय।